नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। दिल्ली में सिटी रिपोर्टर की बड़ी खबर आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। सभी 8 विधायकों ने इस्तीफा देते टाइम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। इस इस्तीफा देने के बाद से दिल्ली के अंदर राजनीतिक गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस को बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी पर प्रहार करने का मौका मिल गया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अब ये शुरुआत है, एक के बाद एक तमाम पार्टी के नेता इसी तरह से आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हालांकि इसके बाद से लगातार कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस भले ही इंडिया गठबंधन का दल है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बख्शने को तैयार नहीं है। पूरे विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, वहीं इसको और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार तीनों ही दलों पर एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता अब इस बात पर सोच रही है कि आखिर किसको वोट किया जाए। ये कह पाना मुश्किल है कि कोई एक राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर लीड ले रहा है, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो चुनावी समीकरण बदल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं ध्यान अपनी तरफ भटका रहे हैं। देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या इस बार दिल्ली के अंदर एक बार फिर आम आदमी पार्टी इन सभी दलों पर झाड़ू चला पाएगी, या फिर दिल्ली में सत्ता का बनवास झेल रही बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी। हालांकि कांग्रेस भी लगातार जीत के दावे कर रही है, लेकिन ये दावे कितने सही साबित होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर की, जहां एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार जो ऑनलाइन ठगी के मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी लोगों से की जा रही है। वहीं एसटीएफ को एक शिकायत मिली थी कि उनको डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनसे 2.25 करोड़ के लगभग की ठगी की गई है, जिस पर एसटीएफ हरकत में आई और एसटीएफ ने एक मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और जिसके कब्जे से कहीं ना कहीं कुछ धनराशि भी बरामद की गई है। और वहीं देखिएगा कि एसटीएफ ने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी यानी कि ऑनलाइन अरेस्ट करते थे और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ठगी करते थे। यानी कि कहा जाए कि क्राइम ब्रांच के नाम पर, मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर कहीं ना कहीं ये ठगी की गई थी और अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ अभी एसटीएफ उससे कर रही है कि आखिर उनके साथ कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि अभी पिछले रिकॉर्ड की भी उनकी जांच की जा रही है कि उनके ऊपर किस तरह के आपराधिक जो मुकदमे हैं वो किस तरह के हैं और आगे भी जो पूरी जांच है वो एसटीएफ कर रही है। लेकिन वहीं एसटीएफ ने कहीं ना कहीं जनता से अपील भी की है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें और जो आपको कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल आती है या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके रिश्तेदार को बंधक बना रखा है या एसपी थाना के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। उससे बचने के लिए लगातार एसटीएफ जागरूकता अभियान भी चला रहा है और एसटीएफ की तरफ से कहीं ना कहीं अपील भी जनता से की जा रही है कि ऐसी अनचाही कॉलों से वो बचने का काम करें, क्योंकि यदि आप इस तरह के कॉलों के बहकावे में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ी ठगी का शिकार आप हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। पूरे राज्य में 12वीं की परीक्षा आज से शुरू कर दी है, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ छात्र एवं छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसके कारण वे काफ़ी मायूस नजर आए। आपको बता दें कि परीक्षा का समय पहली पाली की सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:45 तक ठीक किया गया है, लेकिन समय से आधे घंटे पहले 9 बजे तक सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्रों में आने का समय दिया गया था कि आधे घंटे पहले आप अपने परीक्षा केंद्रों पर अपने सीट ग्रहण कर ले। लेकिन
कुछ विलम्ब से आने के कारण कुछ छात्र एवं छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसके कारण कुछ छात्राएं रोती हुई भी नजर आईं और कुछ छात्र एवं छात्राएं बहुत मायूस दिखे। आपको बता दें कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में तो छात्र एवं छात्राएं ज़्यादातर अपने समय से पहले आकर अपने सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन कुछ केंद्रों पर देखा गया कि छात्र एवं छात्राएं थोड़ा विलम्ब से आए। उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार का गेट पर ताला लगा दिया गया है। 9 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर ताला लगा दिया गया था, जिसके कारण छात्र एवं छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो गए। ज़्यादातर केंद्रों पर तो छात्र एवं छात्राएं समय से पहले पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ केंद्रों पर देखा गया कि छात्र एवं छात्राएं थोड़ा विलम्ब से आए, लेकिन उन्होंने पर्यवेक्षक से गुहार लगाया अंदर आने के लिए, लेकिन फिर भी मुख्य द्वार का गेट नहीं खोला गया एवं वो परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसके कारण बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का भविष्य अब लगता है कि थोड़ा उनको एग्जामिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में, अगले एग्जामिनेशन के टाइम में। लेकिन पटना के प्रमुख स्कूल बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल जो गांधी मैदान स्थित है, वहां भी कुछ छात्राएं विलम्ब से पहुंची, जिनको अंदर आने नहीं दिया गया एवं गेट में ताला देकर उन्होंने गुहार लगाया पर्यवेक्षक से कि मुझे अंदर आने दिया जाए, लेकिन परीक्षा केंद्र में उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया, जिसके कारण वे काफ़ी नाराज़ महसूस की और गेट के बाहर ही खड़े होकर रोने लगी। परीक्षा तो सभी छात्र एवं छात्राएं समय पर जो आए थे वो तो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन जो छात्र एवं छात्राएं थोड़ा विलम्ब से आए वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। अब ये बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को के वरिष्ठ अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ विलम्ब से छात्र एवं छात्राएं आते हैं और उनका भविष्य अधर में अटकता है, वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाते हैं, तो ये कितना उचित है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। कक्षा 10वीं की और 12वीं की इन परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। 25 फरवरी से शुरू होने वाली एग्ज़ाम 12 मार्च तक चलेंगे। आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार सजग है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से इंतज़ाम भी कर लिए हैं। तकरीबन 10वीं और 12वीं की परीक्षा को मिला करके उत्तर प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षा में तकरीबन 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थी बैठ रहे हैं। इन सभी को खासकर नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के सभी उन विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जहां पर परीक्षा के सेंटर बनाए जाएंगे। यही नहीं, परीक्षा को किस तरीके से नकल विहीन कराया जाए इसको लेकर के भी प्रशासन सजग है। खासकर यूपी बोर्ड ने उन शिक्षकों को भी इस बात को लेकर के हिदायत दी है और साथ ही साथ उनको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से परीक्षाओं को नकल विहीन कराना है। प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही इस बात को बेहद सजगता से लिया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में परीक्षा को नकल विहीन किया जा सके और उसमें पिछले सालों में कहीं ना कहीं सरकारें सफल भी नहीं। ऐसे में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को नकल विहीन कराने को लेकर के बैठक भी की और बैठक के बाद ये निर्देश दिए कि नकल होते हुए पाए जाने पर उन विद्यालयों को तत्काल रूप से ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 25 फरवरी से एग्ज़ाम 12 मार्च तक चलेंगे, जिसमें यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के तकरीबन 15 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। मूर्तियों में POP के इस्तेमाल पर भड़का हाईकोर्ट, BMC को दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। अब बात करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को दिशा निर्देश किस लिए दिए हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने BMC और महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि माघी गणेशोत्सव से पहले POP से बनी मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन पर रोक लगाई जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक राधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने ये सवाल उठाया है कि जब 2020 में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने POP पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो मूर्ति निर्माता अब भी इसका उपयोग
क्यों कर रहे हैं। अदालत ने इस संबंध में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पीओपी पानी में घुलती नहीं है, जिससे जलाशयों का प्रदूषण बढ़ता है। सीपीसीबी पहले ही पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से मूर्तियां बनाने को बढ़ावा देने की बात कह चुका है, लेकिन इस आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने बीएमसी को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 1 और 2 फरवरी को मनाए जाने वाले माघी गणेश उत्सव में पीओपी से बनी मूर्तियों का विसर्जन ना हो। ठाणे के एक नागरिक और कुछ मूर्तिकारों द्वारा दायर जनहित याचिका में पीओपी प्रतिबंध के सख्त क्रियान्वयन की मांग की गई थी। इसी बीच दूसरी ओर देखें तो पंजाब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर भी जो है प्रशासन सतर्क हो गया है। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने पुलिस को जिले में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सभी मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शरारती जो है तत्वों की ऐसे में किसी भी हरकत को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने पीओपी मूर्तियों पर सख्ती दिखाई है और प्रशासन को इसे रोकने के निर्देश भी दिए हैं। अब देखना है कि सरकार और मूर्ति निर्माता इस आदेश का कितना पालन करते हैं। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, JK24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, बेंगलोर से। माइक्रो फाइनेंस को लेकर सिद्धरामैया सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। माइक्रो फाइनेंस जो भी कर्ज देते हैं वो लोग अब गुंडागर्दी या जबरन वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धरामैया सरकार ने इन पर लगाम लगाने का काम किया है। और सिद्धरामैया ने लोगों से, कर्नाटक की जनता से अपील की है कि खुदकुशी करने से परहेज करें, क्योंकि खुदकुशी करना एक बहुत बड़ा गलत काम है। और जो भी माइक्रो फाइनेंस आप कर्ज ले चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और माइक्रो फाइनेंस के लोग जो गुंडों को रखकर जबरन वसूली करने का काम करते हैं, या उनके घर देर रात 8, 9, 10 बजे जाकर रिकवरी के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, जो घर पर धरना देकर बैठते हैं, ऐसे लोगों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि सिद्धरामैया सरकार ने ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इनसे लोगों को जो तकलीफ़ें हो रही हैं इसको बहुत जल्द हल किया जाएगा और इसको आरबीआई के गाइडलाइन में सभी माइक्रो फाइनेंस को एक सर्कल में लाया जाएगा। सिद्धरामैया सरकार ने सिद्धरामैया सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। फाइनेंस के लोग 20 से 30% वड्डी वसूल कर रहे हैं, ये सरासर कानून के खिलाफ है। माइक्रो फाइनेंस 20 से 30% वड्डी वसूल कर रहे हैं, इसी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही कर्नाटका में भी लागू होने के इम्कान है। से जो लोग कर्ज ले चुके हैं, ऐसे लोगों को आतंक या खौफ से रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द कर्नाटक सरकार इसको कानूनी दायरे में लाने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, बेंगलोर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज साल 2025-26 के लिए आम बजट का ऐलान कर दिया। इस बजट के अंदर कई तरह के टैक्स रजीम के अंदर कमी की गई है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें देश के अंदर अब सस्ती हो जाएंगी। और इसके अलावा टैक्स स्लैब के अंदर भी बड़ा बदलाव करके मध्यवर्गीय लोगों को एक बड़ी राहत देने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस बार भी बजट के अंदर पंजाब के लिए कुछ भी नए पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, जिसको लेकर अब पंजाब के अंदर सरकार और विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। बजट का ऐलान होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान देते हुए कहा कि इस बार फिर पंजाब को पूरी तरीके से बजट में उपेक्षित किया गया है। पंजाब के लिए किसी भी नई परियोजना का ऐलान नहीं किया गया, जबकि बजट से पहले हमने पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी और ख़ासतौर पर टूरिज़्म और उद्योगों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहायता
मांगी गई थी, लेकिन पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने पंजाब के हर एक मुद्दे को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर केंद्र पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो डिमांड बजट से पहले रखी थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि पंजाब के किसी भी सेक्टर को लाभ नहीं दिया गया है। पंजाब के अंदर ना तो कोई बड़ा उद्योग आने वाले समय में आएगा और ना ही बड़े शिक्षण संस्थान और तकनीकी क्षेत्र के अंदर भी कोई पंजाब को कोई बड़ा पैकेज या फिर फूड प्रोसेसिंग को लेकर पंजाब को लेकर कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही आज के बजट में किसानों को लेकर कई ऐलान तो किए गए, लेकिन पंजाब के किसान जो पिछले 11 महीने से ज़्यादा समय से धरने पर बैठे हैं उनको लेकर आज बजट के अंदर एक भी शब्द नहीं बोला गया, जिसको लेकर भी सरकार और विपक्ष पूरी तरीके से नाराज है। श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इस बजट को लेकर कहा है कि किसानों की सुध केंद्र सरकार को लेनी चाहिए थी, लेकिन बजट के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिससे किसानों को लगे कि केंद्र सरकार उनके मुद्दों को लेकर गंभीरता दिखा रही है। ना तो एमएसपी को लेकर कोई बात कही गई, ना कर्ज माफी को लेकर बात कही गई और ना ही डाइवर्सिफिकेशन को लेकर पंजाब को कोई विशेष पैकेज देने की बात जो है वो किसानों के हित में की गई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बजट जो था ये पंजाब के लिए था ही नहीं, पंजाब को पूरी तरीके से इस बजट में इग्नोर किया गया है। तो कुल मिलाकर बजट देश के सामने है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन पंजाब की उपेक्षा को लेकर एक बार फिर सरकार और विपक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज दिख रहा है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से अब जो है विवाद देखने को मिल रहा है, जहां पर अनिल विज लगातार अपने विवादों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, तो वहीं एक बार फिर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए ही जिक्र करते हुए कहा कि वो अभी भी कहीं ना कहीं कई बातों से नाराज़ रहते हैं। तो वहीं पिछले दिनों भी कई बार ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर अनिल विज की ओर से सरकार के कामों को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की गई थी। पिछले चुनावों में भी अनिल विज कई बार जो है नाराज़ देखने को मिले थे, जिसके बाद उनको बैठकों में बुलाने का सिलसिला देखने को मिला। ऐसे में पत्रकारों के पूछे सवाल पर उन्होंने अब एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में पिछले दिनों उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जिसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाले बात कही गई थी और उन बातों से ये माना जा रहा था कि सरकार में अब अनिल विज के जो बातें थी वो दरकिनार कहीं की जा रही हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई बातें जो हैं वो बीच में दरार पैदा करने का काम कर रही है। तो वहीं पिछले दिनों अनिल विज की ओर से एक बयान जो है दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री सिर्फ उड़न खटोला पर ही नज़र आते हैं, ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में अब उन बात को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है और अब जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप किन को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने पत्रकारों के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो झुकेंगे नहीं। तो इसका मतलब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर जो उनके पहले मन में बातें थी वो अभी भी इसी तरह से बनी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अनिल विज को फिर से मना पाती है या इसी तरह से रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं उन्होंने दिल्ली चुनावों पर भी जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अब जाने वाली है, अरविंद केजरीवाल की पतंग कट चुकी है और अब किसके हाथ में दिल्ली की सरकार होगी ये देखने वाली बात होगी। 5 तारीख को चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पूरी तरह से चुनावों में लगी हुई है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लगातार दिल्ली में चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब अनिल विज की ओर से भी ये कहा गया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी लगभग तय हो चुकी है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है केंद्रीय बजट पेश किया। बजट को बिल्कुल देखा जाए तो काफ़ी राहत देने वाली बजट है। आम आदमी को देख करके बजट जो है पेश किया गया है। वहीं इस बजट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक बताया है और ऐतिहासिक के साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के 300 करोड़ जनता की ओर से वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा जिस तरीके से बजट पेश किया गया है सभी वर्गों को
ध्यान में रख करके ये बजट को पेश किया गया है। किसान, मजदूर सभी वर्ग जो है इसमें लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है जिस तरीके से 12 टैक्स में जो 12 लाख का स्लैब को से ऊपर वाले को टैक्स की बात कही है, उसको लेकर के भी ऐतिहासिक बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा ये जिस तरीके से बजट आया है, आम आदमी सहित सभी लोगों को राहत देने वाली बजट है। भाजपा डबल इंजन की सरकार है और हमेशा जो है जनता के हित में निर्णय लेती है, ये बात उन्होंने कही। वहीं विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे घोर निंदनीय बजट बताया। उन्होंने कहा ये बजट में आम आदमी का कोई जिक्र नहीं है, महंगाई से कोई राहत नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों से एम्स हॉस्पिटल का जो है काम रुका हुआ, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। खास करके बजट में बिहार के चुनाव को देखते हुए उसमें मखाने को वहाँ दिया गया, इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया और घोर निंदा उन्होंने इस बजट की। तो कहीं न कहीं इस बजट को लेकर के विपक्ष और पक्ष के बीच में तू मैं ज़रूर देखी। हालांकि इस बजट को लेकर के जिस तरीके से पेश किया गया, कहीं न कहीं इस बजट से आम आदमी को कहीं न कहीं राहत जरूर मिलेगा। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू रही, JK24 न्यूज़, रायपुर। कांग्रेस अपनी नई टीम के लिए फिर से सामने आने वाली है और अजय राय इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। आते ही प्रदेश लेवल की टीम गठित हो जाएगी। तकरीबन तमाम नाम तय हो चुके हैं। बुजुर्ग जो नेता हैं उनका भी समन्वय मिलाप लेके युवा एनर्जी के साथ युवा चेहरे भी संगठन में रहेंगे। खासतौर पे 2027 के मद्देनज़र रखते हुए अजय राय ने ये टीम बनाई है। तमाम विधानसभा के नए चेहरे इस टीम में रखे जाएंगे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, खासतौर पर शहर अध्यक्ष की एक अहम पोस्ट होती है कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद प्रदेश लेवल में प्रदेश सचिव, फिर सचिव लेवल की जितनी पोस्टें हैं वो रखी जाएंगी। हो सकता है मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ता के भी नाम बदल दिए जाएं। तो एक नई टीम के साथ अजय राय 2027 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। अब देखने वाली बात है कि ये गठबंधन आगे भी चलता है या नहीं चलता है। विधानसभा में कई सीटें कांग्रेस पार्टी निरंतर समाजवादी पार्टी से मांग कर रही है। कुछ ही दिन में प्रियंका गांधी का भी दौरा जो है उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण रूप से ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी के पास है और नया रूप और नई कांग्रेस देखने को मिल सकती है। क्योंकि पीडीए का फार्मूला जो अखिलेश यादव ने शुरू किया था वो बीजेपी पे भी भारी पड़ रहा है। उसके बाद कांग्रेस भी पीडीए फार्मूले पे ही नई टीम गठित कर रही है। जिस विधानसभा में जिस जाति का सबसे ज़्यादा समीकरण होगा, सबसे ज़्यादा वोट बैंक होगा, वही चेहरा जिला अध्यक्ष भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी में। कहीं ना कहीं जाति समीकरण, बिरादरी को, तमाम धर्म और तमाम जातियों का समन्वय मिलाप करके कांग्रेस पार्टी की नई टीम गठित कर सकती है। कुछ ही दिनों में विधानसभा दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद अजय राय जैसी आएंगे, लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।